अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में कोरोना की वजह से जो फ़िज़िकल क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं और पूरी दुनिया में ही उसका इफ़ेक्ट हुआ है। इस हवाले से एसएससीटी डिग्री कॉलेज ने आपके लिए विजुअल क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि हमारा जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो और इसी तरह जो हमारी सीखने सिखाने का अमल है वो भी मुकम्मल तौर पर यूँ ही चलता रहे जिस तरह से फ़िज़िकल क्लास में आप देख रहे थे। तो ये चूँकि हम सबका एक नया तजुर्बा है, लिहाजा आपको भी मुकम्मल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी और मुझे भी मुकम्मल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ तमाम की तमाम बातें आपने डिस्कस करनी है। पहले तो जो आपको यहाँ पे लेक्चर बताया जा रहा है आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बारे में थिंक करना है और फिर वही जो हमारा क्लास का क्राइटेरिया होता है कि अगर हमारे जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको नोट करते हैं और फिर वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह जो भी ड्यूरिंग लेक्चर आपके जहन में सवालात आएँ उसको नोट करते रहिए और फिर हम लेक्चर के एंड में उसको कोशिश करेंगे कि आंसर उसको हम सक्सेसफुली आपको डिलीवर करें। तो यही हमारा सिलसिला है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 के बाद अब जो नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर हम सब की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है और हम सब का उस चैप्टर से कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से कोई ना कोई ताल्लुक़ रहता है। मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वह है चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब इस चैप्टर की ख़ास बात क्या है? एक तो इस चैप्टर की ख़ास बात यह है कि हम लोग मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करते रहे हैं उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एनालाइज करेंगे दो अंदाज में। एक को हम कह देंगे स्केलर्स और दूसरे को हम कह देंगे वेक्टर्स। और इसी तरह फिर स्केलर्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेक्टर्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इनके ऊपर हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, अलजेब्रिक एप्लीकेशन किस तरह से इनके ऊपर हम लागू करते हैं वो हम समझेंगे। लेकिन इसके हवाले से हमें एक बात और ये पता होनी चाहिए कि नॉर्मल जो बोर्ड की सूरत हाल रही है पेपर के हवाले से, उसमें चैप्टर नंबर 2 से आम तौर पर 13 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो 85 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है उसमें 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से ही बनते हैं। तो इस लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर को स्टडी करने का पर्पस क्या है? देखिए, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिहाज से जहन में आ रहे होते हैं, मेजरमेंट के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आ रहे होते हैं, अगर हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम फ़िज़िक्स के लिहाज वेलोसिटी के लिहाज से अगर जानना चाहें तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर उसकी मेजरमेंट किस तरह से मुमकिन होती है। अगर हम लेंथ की बात कर लें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, या अगर हम दो लाइन के दरमियान बनने वाले एंगल की बात कर लें, या अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई की जाने वाली फ़ोर्स की बात कर लें, या किसी बॉडी का बढ़ता हुआ या कम होता हुआ मोमेंटम डिस्कस करें, तो ज़ाहिर है कि इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मौजूद हैं और उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो हमने रिलेट किया है वो किसी मेजरमेंट के तहत ही क्या है, कुछ ख़ास पैरामीटर्स हैं जिनको हमने जहन में रखा है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे तो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको हम कितनी तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, फार्मूले की शक्ल देने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो आइसोलेटली डिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे मैंने कहा लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। लेकिन कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप अकेला रिप्रेजेंट नहीं करते,
बल्कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। एक्सीलरेशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम के लिए मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। तो कुछ क्वांटिटीज़ तो हम अकेली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ को अकेला रिप्रेजेंट करना मुमकिन नहीं होता। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ किस तरह से रिलेट की जाती हैं, हम इनको किस तरह से मेजर करते हैं, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर की आउटलाइन पर अगर गौर करें तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या क्या करना है। देखिए, इस चैप्टर का चूँकि नाम ही स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो जाहिर है कि हम बुनियादी जो बात करेंगे वो वेक्टर्स के लिहाज से ही कर रहे होंगे, क्योंकि स्केलर तो जनरलाइज क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे चल के उसको हम डिस्कस करते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज से हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी डायरेक्शनल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी की टाइप्स बुनियादी तौर पर कितनी हो सकती हैं, हम अपनी रियल लाइफ में उनको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद फिर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी अगर हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना चाहें वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर, तो डॉट की सूरत में क्या होगी सूरत हाल, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में हम किस तरह से उसको आगे लेकर चलेंगे, वह हमें डिस्कस करना है। इसी तरह से अगर हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मेजर करना हो, तो एंगल मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर मालूम करना हो, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में और इनक्लाइंड प्लेन के टॉपिक में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल या एक वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन किस तरह का हो सकता है। इसी तरह फिर अगर हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहें या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहें या दो वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना चाहें, तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हम आगे चल के यूनिट वेक्टर को मालूम करने का तरीका समझेंगे, जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर ही हमें डिस्कस भी करना है। दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हेड टू टेल रूल, थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा उसको। हेड टू टेल रूल क्या होता है, यहाँ पर भी हम उसको रिकॉल करेंगे, लेकिन इस लेवल पर यानी कि फर्स्ट ईयर लेवल पर हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से एडिशन को मुमकिन बनाते हैं, वह हमें डिस्कस करनी है। फिर आप देखिए, हमने ऊपर बात की थी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की। अब यहाँ पर नीचे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से एनालाइज करना चाहें तो क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। फिर इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स क्या होती है। पैरेललोग्राम से आप वाकिफ़ हैं, पैरेललोग्राम का लॉ क्या है वेक्टर की लैंग्वेज में, और हम किस तरह से किसी पैरेललोग्राम का एरिया या किसी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इस चैप्टर की ख़ास बात है, चैप्टर आउटलाइन हमारी यही होगी। आगे चलते हैं, मेजरमेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकायदा तौर पर अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेजरमेंट यानी पैमाइश के हवाले से। ये मेजरमेंट आखिर क्या चीज़ होती है, हम अपनी रियल लाइफ में अगर नज़र डालें, अगर आप अपनी रियल लाइफ को देखें तो मेजरमेंट मुख्तलिफ अंदाज में आप कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेजरमेंट होती क्या है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, द टेक्निक विच हेल्प्स टू स्टडी एनी फिजिकल फेनोमिना और इवेंट क्वांटिटेटिवली इज नोन एज मेजरमेंट। किसी फिजिकल फेनोमिना या किसी फिजिकल इवेंट को क्वांटिटेटिवली अप्लाई करना, क्वांटिटेटिवली स्टडी करना, इसी टेक्निक को आप क्या कहेंगे, मेजरमेंट। कोई सा भी फिजिकल फेनोमेना है, अगर आप उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल इवेंट है, अगर आप उसको मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो जो टेक्निक आप अप्लाई करते हैं उसको क्या कह दिया जाता है, मेजरमेंट कह दिया जाता है। आगे देखिए तो मेजरमेंट का फायदा क्या है, यहां लिखा हुआ है टू कंपेयर एनी टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, इवेंट्स और कंडीशंस, जनरली सम न्यूमेरिकल एनालिसिस इज नेसेसरी। किसी भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए,
दो या दो से ज़्यादा फिजिकल इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जिनको एसोसिएट करना होता है। तो जो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल इवेंट्स या फिजिकल कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए, उसकी बुनियाद बेसिकली क्या होती है? मेजरमेंट ही होती है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए, किसी भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो भी टेक्निक अप्लाई की जाएगी वो टेक्निक क्या कहलाएगी? मेजरमेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप घर से निकलते हैं और कॉलेज आ रहे हैं। अब घर से कॉलेज आने के लिए फ़र्ज़ करें कि आप एक बस में सवार हो जाते हैं। बस में सवार हो गए, कॉलेज आ रहे हैं आप। अब कंडक्टर आपके पास आता है और आपसे किराया मांगता है। तो आपको मालूम है कि आपके घर से लेकर कॉलेज तक का कितना डिस्टेंस है। आप उस डिस्टेंस के लिहाज से जो फिक्स किराया होता है वो दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कंडक्टर किसी से 20 रुपये ले रहा होता है, कंडक्टर किसी से 30 रुपये ले रहा होता है, कंडक्टर किसी से 50 रुपये भी वसूल कर रहा होता है। तो ये जो 50 रुपये, 30 रुपये या 20 रुपये एक कंडक्टर जिस शख्स से भी किराया ले रहा है, तो वो किराया किस बुनियाद पर ले रहा है? उसके डिस्टेंस की बुनियाद पर कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिहाज से अपने लेन देन के मामलात आपने तय कर लिए। तो यही बेसिकली क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। आप किसी शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाकर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब्ज़ी वाले के पास चले गए और सब्ज़ी वाले से आपने कहा कि आपको 1 किलो टमाटर चाहिए। आपने टमाटोज़ ले लिए 1 किलो। अब 1 किलो टमाटो के लिहाज से जो भी उसकी फ़िक्स प्राइस बनती है वो सब्ज़ी वाला आपसे उतनी ही कीमत चार्ज कर लेता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये मेजरमेंट का एक तरीका कहलाएगा। अगर आपको 1 किलो टमाटर के अलावा अगर आपको मज़ीद आधा किलो लेना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप आधे किलो के लिहाज से आप मज़ीद पेमेंट करेंगे। तो ये जो टेक्निक हो गई, आपकी करेंसी जो आप पे कर रहे हैं और जो चीज़ आपने परचेज़ की यानी टमाटर, उसको रिलेट कर रही है। इसी टेक्निक को आप क्या कहेंगे? मेजरमेंट कह देंगे। आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर जाकर फ़र्ज़ करें आपको चीनी लेनी है। अब चीनी लेने के लिए आपने दुकानदार से कह दिया 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो दुकानदार ने आपको 5 किलोग्राम चीनी का मास मालूम करके दे दिया। आप उसके मुताबिक अपनी कीमत दे देंगे। तो वो टेक्निक जिसके ज़रिए दुकानदार ने 5 किलोग्राम चीनी मेजरमेंट की और फिर उसको रिलेट किया आपकी अमाउंट के साथ, वो टेक्निक क्या कहलाएगी? मेजरमेंट बन जाएगी। तो आप किसी चीज़ को मेजर करने के लिए भी किसी चीज़ को इंटर रिलेट करने के लिए, किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, या किसी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस या इवेंट्स या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए जो भी टेक्निक अप्लाई करते हैं वो टेक्निक क्या बन जाती है? मेजरमेंट बन जाती है। फ़र्ज़ करें आपके पास दो पेन हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। अब ब्लू कलर का जो पेन है उसको देखें, उसके अंदर कितना हिस्सा ब्लू है, कितना हिस्सा ट्रांसपेरेंट है या कितना हिस्सा वाइट है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के पेन मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास मेटल का पेन है तो आप ये देखें कितना हिस्सा मेटल का है और जो हिस्सा मेटल का है उसका कितना हिस्सा किस कलर का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर रहे होंगे? एक ही जगह पर रहते हुए कंपेयर कर रहे होंगे मुख्तलिफ कंडीशंस को, मुख्तलिफ फिजिकल क्वान्टिटीज़ को। तो इसी टेक्निक को आप क्या कह देंगे? मेजरमेंट कह देंगे। आप जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ आपके बहन भाई और कज़न्स में उम्र का डिफरेंस भी है, रंगत का डिफरेंस भी होगा। तो ये सब कुछ भी आप किस बुनियाद पर मालूम कर रहे होते हैं? ज़ाहिर है कि मेजरमेंट की बुनियाद पर ही मालूम कर रहे होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि वो टेक्निक जो फिज़िकल फेनोमेना या फिज़िकल क्वांटिटीज़ या इवेंट्स या कंडीशन को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको क्या कह दिया जाएगा? मेजरमेंट कह दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मज़ीद आगे चलते हैं तो चूँकि इस चैप्टर में हमें क्वांटिटीज़ के लिहाज से बात करनी है, जिनको हमने कैटेगराइज किया है दो तरह से, मतलब एक स्केलर्स और दूसरा क्या है? वेक्टर्स। तो स्केलर्स हों या वेक्टर्स हों, दोनों का ताल्लुक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से ही होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से क्या मुराद होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम की तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं।
गौर करें, यह लफ्ज़ लिखा हुआ है मेजरेबल क्वांटिटीज़, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश करना मुमकिन हो, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी एक्चुअल कैलकुलेशन करना मुमकिन हो, उनको क्या कह दिया जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज़ कह दिया जाएगा। शायद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हर क्वांटिटी ही फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम हर क्वांटिटी को ही मेजर कर रहे होते हैं, हर क्वांटिटी को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 में जहाँ जहाँ भी हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वह तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ ही मेजर की जा सकती हैं। तो इस तरह तो हर क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होना चाहिए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर रहे हैं या जिनको आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और आपने अब तक जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वो सारे के सारे फिजिकल हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ में नज़र डालें तो हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हर क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सर में कितना दर्द हो रहा है, आप कहेंगे कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या बहुत शदीद दर्द हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द भी है तो क्या उसको आप मेजर करके बता सकते हैं, या क्या मैं उस शदीद दर्द को मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि भाई मुझे बहुत शिद्दत की भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, बस मुझे खाने को कुछ मिल जाए और मैं फ़ौरन खाना शुरू कर दूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो भूख लग रही है उसकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, कितनी शदीद भूख लग रही है, उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है, क्या आप उसको मेजर करके आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है फला चीज़ से, अब कितना ज़्यादा डर लग रहा है ये आप नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो चूंकि ये क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं है, लिहाजा इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ भी नहीं कह सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते तो क्या कहें? तो इसके लिए आमतौर पर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है वर्चुअल क्वांटिटीज़। ठीक है ना, आपको दर्द हो रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उसको कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहे। आपको भूख लग रही है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी एक्चुअल मेजरमेंट करके नहीं बता पा रहे। आपको डर लग रहा है, आपको प्यास लग रही है, आपको हंसी आ रही है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेजर करके नहीं बता सकते। लिहाजा ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं वर्चुअल क्वांटिटीज़। तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी मेजरमेंट मुमकिन हो, दोबारा से टॉपिक पर आइए, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी मेजरमेंट मुमकिन हो, जिनकी कैलकुलेशन मुमकिन हो, जिनको आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो, उनको क्या कह दिया जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज़ कह दिया जाएगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं। ठीक है, हमें यह बात समझ आ गई कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए मेजरमेंट का होना या कैलकुलेट होने का शर्त है, ये लाजमी कंडीशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी बुनियादी तौर पर कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेंगी? तो देखें, फ़िज़िकल क्वांटिटी बुनियादी तौर पर डिपेंड कर रही होती है मैथमेटिकल नंबर और प्रॉपर यूनिट। अगर इन दोनों में से, मैथमेटिकल नंबर और प्रॉपर यूनिट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाती है तो फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगी। कैसे मीनिंगलेस हो जाएगी? थोड़ा गौर करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक दुकान पर चले गए, दुकान पर जाकर आपको चीनी डिमांड करनी है। अब आप चीनी कैसे डिमांड करते हैं? तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आप चीनी डिमांड करते हैं 3 किलोग्राम। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, आप कहाँ पर गए? आप एक दुकान पर चले गए और दुकान पर जाकर आपने दुकानदार से कहा कि मुझे चीनी दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको कितनी चीनी चाहिए? आपने कहा 3 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो आपने 3 किलोग्राम चीनी दुकानदार से डिमांड की। अच्छा, फिर आप थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप पर चले गए। पेट्रोल पंप पर गए, अब आपको पेट्रोल भरवाना था अपनी गाड़ी में। पेट्रोल आप किस तरह से डिमांड करेंगे? आपने पेट्रोल पंप पर जाकर कहा कि मुझे 3 लीटर या 2 लीटर, फ़र्ज़ कर लें 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। आपने 2 लीटर पेट्रोल डिमांड कर दिया। ठीक है, बात हो गई मुकम्मल। अब आप एक मार्केट में गए और वहाँ पर आपने अपने लिए कोई कपड़ा ख़रीदना है। अब आप कपड़े की दुकान पर गए, आपको कपड़ा पसंद आ गया, तो सवाल ये पैदा होता है अब आप कपड़ा कैसे डिमांड करेंगे? तो आपने कपड़े डिमांड किस तरह से किया? आपने कहा कि मुझे 6 मीटर फला कपड़ा दे दीजिए। आपने कपड़ा भी ले लिया। ठीक है ना, अब ज़रा इन तीनों एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं वन बाय वन।
जब आप जनरल स्टोर पर गए और आपने चीनी को डिमांड किया तो आपने क्या कहा शॉपकीपर से, आपको 3 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। ये जो आपने अपनी मेजरमेंट बताई, एक्चुअल जो पैमाइश बताई है, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं उसकी जो आपने एक्चुअल मेजरमेंट बताई है, उस मेजरमेंट के लिए आपने क्या अप्लाई किया है, कौन सी चीज़ किस तरह से डिस्क्राइब किया उसको, 3 किलोग्राम चीनी। अब इस 3 किलोग्राम चीनी में देखें, 3 यानी 3 क्या है, मैथमेटिकल नंबर, और किलोग्राम क्या है, प्रॉपर यूनिट जो चीनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर मैथमेटिकल नंबर और जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाती है तो बात हमारी मीनिंगलेस हो जाएगी। कैसे? अगर आप दुकान पर जाकर बोलते कि मुझे 3 चीनी दे दीजिए, किलोग्राम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या दुकानदार आपकी बात समझ पाता? हरगिज़ हरगिज़ नहीं समझ पाता। या आप अगर दुकानदार को जाकर बोलते मुझे किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो किलोग्राम बोलने से भी आपकी बात वाज़ेह नहीं हो पाती। आपने दुकानदार को अपनी बात किस तरह से समझाई, 3 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो इसके अंदर दोनों बातें आई, नंबर 1 इज मैथमेटिकल नंबर एंड नंबर 2 इज प्रॉपर यूनिट। तो ये दोनों बातें होना ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटी के लिए। आगे फिर आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने पेट्रोल पंप पर जाकर कहा कि मुझे 2 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना है, 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। तो 2 लीटर, ये 2 यानी 2, ये क्या है, मैथमेटिकल नंबर, और लीटर क्या है, पेट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर यूनिट। इसी तरीके से जब आप कपड़ा खरीदने के लिए गए तो आपने शॉप पर जाकर क्या कहा, मुझे 6 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो ये 6 यानी 6, ये क्या है, मैथमेटिकल नंबर, और मीटर क्या है, प्रॉपर यूनिट। अगर आप दुकान पर जाकर कहें कि मुझे 6 कपड़े दे दीजिए, या दुकान पर जाकर आप कहें कि मुझे मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो दुकानदार के लिए ये दोनों बातें मीनिंगलेस हैं। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर कहें कि 2 पेट्रोल डाल दें, या आप दुकान पेट्रोल पंप से कहें कि मुझे लीटर पेट्रोल दे दीजिए, ये बातें भी वहाँ पर मीनिंगलेस हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए दोनों बातों का होना बेहद ज़रूरी है, नंबर 1 मैथमेटिकल नंबर, नंबर 2 प्रॉपर यूनिट। अच्छा, फिर एक चीज़ पर और गौर कीजिए, मैंने यूनिट नहीं कहा, मैंने कहा प्रॉपर यूनिट। लफ्ज़ प्रॉपर यानी यूनिट का प्रॉपर होना क्यों ज़रूरी है, इसको भी समझ लेते हैं। फिर वही पहली वाली एग्जाम्पल अपने जहन में लेकर आइए। आप शॉपकीपर के पास जाकर चीनी डिमांड करते हैं, आपने उसको क्या कहा था, मुझे 3 किलोग्राम चीनी दे दें। क्या आप ये कह सकते हैं मुझे 3 लीटर चीनी दे दें? क्या आप ये कह सकते हैं मुझे 3 मीटर चीनी दे दें? नहीं, लीटर या मीटर अप्लाई नहीं करेंगे चीनी के लिए, प्रॉपर यूनिट यानी किलोग्राम ही अप्लाई करना है, क्योंकि आप चीनी का मास मांग रहे हैं। तो मास क्या है, चीनी का प्रॉपर एसआई यूनिट, ठीक है ना, मास यानी किलोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से आपने पेट्रोल पंप पर जाकर ये नहीं कहा कि मुझे 2 किलोग्राम या 2 मीटर पेट्रोल दे दें, आपने 2 लीटर पेट्रोल का तकाजा किया। क्यों? क्योंकि मीटर और किलोग्राम पेट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, प्रॉपर यूनिट क्या है, लीटर। इसी तरीके से आपने शॉप पर जाकर ये नहीं कहा कि मुझे 2 लीटर या 2 किलोग्राम या 6 लीटर या 6 किलोग्राम कपड़ा दे दें, आपने शॉप पर जाकर क्या कहा, मुझे 6 मीटर कपड़ा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कपड़े के लिए लीटर या फिर किलोग्राम अप्लाई करना मीनिंगलेस हो जाएगा दुकानदार के लिए, आपने वहाँ पर भी प्रॉपर यूनिट यानी मीटर का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैथमेटिकल नंबर या प्रॉपर यूनिट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, स्केलर्स। स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, यहीं से हम अपने इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि मेजरमेंट से क्या मुराद होती है और फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ से क्या मुराद होती है। बास फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको आप डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के ज़रिए, उनके लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि इस वक्त मैं आपसे पूछता हूँ इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, तो आप मुझे कह देंगे कि सर इस वक्त टाइम सपोज करें 10 बज रहे हैं। तो आपने जो 10 बजे का मुझे टाइम बताया, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे बताई टाइम के लिहाज से, वो क्या है, एक मैग्नीट्यूड की सूरत में आपने बताई, 10 बज रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप अपना मुझे मास बताएं, आपका वज़न कितना है, तो आपने बता दिया, सपोज कर लीजिए आपने कहा कि 55 kg सपोज कर लीजिए। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मौजूद है, एक मैग्नीट्यूड मौजूद है यानी कि 55, और साथ में आपने एक यूनिट बता दिया यानी किलोग्राम।
फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कमरे का जो कलर है, दीवारों पर जो कलर हुआ हुआ है, वो फर्स्ट कर लें, उसमें दो कलर हुए हुए, ग्रीन और सपोज कर लीजिए ऑफ वाइट। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना हिस्सा ऑफ वाइट है, आपने बोला इतना हिस्सा ऑफ वाइट है। मैं आपसे कहता हूँ कि कितना हिस्सा दीवार का ग्रीन है, आपने कहा कि इतना हिस्सा ग्रीन है। तो आपने जो इतना बताया कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और साथ में प्रॉपर यूनिट का होना ही काफ़ी होता है। उन क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। सपोज कीजिए आप एक बैलून फुला रहे हैं। अब बैलून फुलाने के लिए आप उसमें हवा भर रहे हैं, बैलून फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, तो उसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है ना, साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसकी स्केलिंग में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है ना, स्केलिंग में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। आप फर्ज करें कॉपी पर एक लाइन खींच रहे हैं, आप खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, फर्ज करें ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, स्केलिंग में इजाफा हो रहा है, साइज में इजाफा हो रहा है। तो चूंकि स्केलिंग में, साइज में, मेजरमेंट में इजाफा हो रहा होता है, इसीलिए स्केलिंग में इजाफे के सबब इसको क्या कह दिया जाता है? स्केलर्स। यानी सिर्फ और सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड में। गुब्बारों को आपने फुलाना शुरू किया, उसका साइज बढ़ रहा है, मीन्स क्या चीज़ बढ़ रही है? मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और अगर एक लिमिट को क्रॉस कर दें, वो फट जाएगा। इसी तरीके से आपने कॉपी पर लाइन ड्रॉ करनी शुरू की, लाइन आप खींचे जाएं, खींचे जाएं, खींचे जाएं, तो उसके साइज में आप इजाफा कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इजाफा कर रहे हैं। तो चूंकि मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात हो रही है, लिहाजा इसको आप क्या कह देंगे? स्केलर्स। स्केल, स्केल से ही क्या बन गया? स्केलर्स। ठीक है ना। तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के लिहाज से काम करना पड़े, उनको उनके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर्ड ही ना हो, तो उनको आप क्या कह देंगे? स्केलर्स। अब इनकी मिसाल क्या क्या है? मिसाल लेंथ, लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। फिर एरिया, इसी तरह चीनी मांगने की मिसाल ली हमने, मास। मैंने आपसे टाइम की अभी मिसाल दी, टाइम पूछा, टाइम आपने बता दिया। फ़र्ज़ कर लें जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं उस जगह का टेम्परेचर, कराची शहर का टेम्परेचर कितना है। अब टेम्परेचर दिन के वक्त कुछ है, शाम के वक्त कुछ है, तो दिन के वक्त कुछ, शाम के वक्त कुछ, सुबह के वक्त कुछ या रात के वक्त कुछ, ये कुछ कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। फिर वेलोसिटी, डेंसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, और इसके अलावा भी कई क्वांटिटीज़ हैं। ये मैंने कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं जो हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस में पढ़ते रहेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स में। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है, इंट्रोडक्शन करवाया चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, ये बात आपको समझ आई होगी। अब यह है कि मुख्तलिफ चैप्टर में जो क्वांटिटीज़ आप पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में हम उनको तफसील से दो हिस्सों में कैटेगराइज करके जो समझेंगे, मतलब स्केलर्स और वेक्टर्स, इनके लिहाज से आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक के लेक्चर के हवाले से, आप बिल्कुल उसको नोट करें। फिर हम सवाल जो आपको जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वेक्टर्स के लिहाज से बात करेंगे। बुनियादी जो हमारा इस चैप्टर की आउटलाइन है वो वेक्टर्स के लिहाज से ही है, क्योंकि स्केलर्स में तो हम मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की बात करेंगे, बट इस चैप्टर में हमें डायरेक्शन को किस तरह से एनालाइज करना है, डायरेक्शन को कैलकुलेशन में किस तरह से यूज़ करना है, उसी बुनियाद पर हमें बात करनी है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो आप उसको नोट करें, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छे तरीके से स्टडी करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और ताकि आप के जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले आएँ। क्वेश्चन नोट करें, फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। वेक्टर्स के हवाले से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।